अब आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं अपने इनर क्लास में जो लास्ट हमारी टाइप बचती है, जो कि है हमारी स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होती है, इसी टॉपिक में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बनाते हैं या इंटरफेस के अंदर क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर इंटरफेस बनाते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बेसिकली ये हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होती है जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास के ऊपर। तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, ये हमारी इनर क्लास की सीरीज़ में लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ये समझा था कि हमारे पास कितने तरह की इनर क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल रेगुलर इनर क्लास था, मेथड लोकल इनर क्लास था, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था एनोनिमस इनर क्लास। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, जो कि हो सकता है मे बी ये लास्ट वीडियो हो या फिर इसके बाद एक वीडियो और आएगी स्टैटिक नेस्टेड क्लास के ऊपर, और इसके बाद हमारी इनर क्लास की सीरीज़ खत्म हो रही है। तो आज के टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि एनोनिमस इनर क्लास क्या होता है। अगर एनोनिमस इनर क्लास की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो जाके देखो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वो वीडियो कैसी लगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो देखो स्टैटिक नेस्टेड क्लास बेसिकली क्या होता है। समटाइम्स वी कैन डिक्लेयर इनर क्लास विद स्टैटिक मॉडिफायर, सच टाइप ऑफ इनर क्लासेस आर कॉल्ड स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो देखो नेस्टेड क्लास वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्लास के अंदर क्लास। ठीक है भाई, मतलब हमारे पास एक है क्लास आउटर और एक है क्लास इनर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो क्लासेस हैं। नेस्टेड क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास इनसाइड क्लास। लेकिन वो बोल रहा है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, मतलब जो भी नेस्टेड क्लास है, जो अंदर वाली क्लास है, वो कैसी है, स्टैटिक है। वो कैसी है, स्टैटिक है। तो आई होप ये समझ में आया हो कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो इनर क्लास है वो स्टैटिक है। अब देखो, ये इस वीडियो से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी था, और हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि आउटर क्लास के लिए कौन कौन से मॉडिफायर्स एप्लीकेबल होते हैं, जो कि बेसिकली 5 होते हैं। जिसमें क्या होता है, पब्लिक होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, फाइनल होता है, और नेटिव होता है, और स्ट्रिक्ट एफपी। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके थे। और जो अंदर वाली क्लास होती है, नेस्टेड क्लास जो होती है, उस पर कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं। तो बेसिकली 5 मॉडिफायर्स ये होते हैं, और इसके अलावा जो मॉडिफायर्स होते हैं वो तुम्हारा प्राइवेट हो गया। ठीक है, ये सब होता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और एक स्टैटिक होता है। ठीक है, आउटर क्लास कभी भी स्टैटिक नहीं होती, इनर क्लास स्टैटिक होती है। तो ये 2 मॉडिफायर्स, 2 एक्स्ट्रा थे, 5 + 2 7। तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास, तो जैसा कि यहाँ पर बोला है इसने कि समटाइम्स वी कैन डिक्लेयर इनर क्लास विद स्टैटिक मॉडिफायर, सच टाइप ऑफ इनर क्लासेस आर कॉल्ड स्टैटिक नेस्टेड क्लास। मतलब अगर जैसा कि अभी हमने बोला कि कोई भी इनर क्लास को, जैसे कि हमारे पास इनर क्लास है, उसको हम स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो हमारी स्टैटिक नेस्टेड क्लास कहलाती है। अब इसके बाद क्या है, इन द केस ऑफ नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास। देखो नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास में क्या केस उसमें क्या कहानी चल रही थी। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एक नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास है, या नॉर्मल या फिर रेगुलर। मतलब एक हमारे पास आउटर क्लास है, एक हमारे पास इनर क्लास है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते थे हम लोग कि इन द केस ऑफ नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास विदाउट एग्जिस्टिंग आउटर क्लास ऑब्जेक्ट देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग इनर क्लास ऑब्जेक्ट, दैट इज इनर क्लास ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद आउटर क्लास ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या कहना होता था कि इनर क्लास ऑब्जेक्ट जो होता है, जो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रांगली डिपेंड ऑन आउटर क्लास ऑब्जेक्ट। स्ट्रांगली डिपेंड ऑन आउटर क्लास ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर इनर क्लास के अंदर लेट सपोज यहाँ पर कोई m1 नाम का मेथड बना हुआ है, इनर क्लास के अंदर अगर लेट सपोज कि कोई m1 नाम का मेथड बना हुआ है, तो बिना आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तुम इनर क्लास के, बिना आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तुम ये m1 मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है मतलब तुम्हें पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं ये सारी चीज़ें, न्यू आउटर, उसके बाद तुम्हें इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू इनर,
उसके बाद तुम्हें तब जाके m1 मेथड को ऐसे कॉल करना पड़ेगा। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि खाली इतनी लाइन लिखें जितना हम अंडरलाइन किए हुए हैं, अगर खाली हम इतनी लाइन लिखते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इनर क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बना करके m1 मेथड को कॉल करें? नहीं, क्योंकि इनर क्लास जो होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रांगली किस पे? आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट पे। मतलब पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ से, उसके बाद उस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पर, और उसके बाद फिर m1 मेथड को कॉल करो। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ये क्लास कैसी है? नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये क्लास कैसी है? नॉन स्टैटिक है। तो अगर तुम्हारी इनर क्लास नॉन स्टैटिक होती है उस केस में क्या होगा? तुम्हें पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब इतनी चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी चीज़? मतलब इतनी चीज़ से तुमने पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इतनी चीज़ लिखने पर न्यू इनर, इतना लिखने से तुमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डॉट लगा के, उसके बाद फिर तुमने m1 मेथड को कॉल किया। तो ये कब करते हैं? जब इनर क्लास तुम्हारी नॉन स्टैटिक हो, क्योंकि नॉन स्टैटिक चीज़ें जो होती हैं, नॉन स्टैटिक जो क्लास है उसको तुम बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसका एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारी क्लास मान लो अब स्टैटिक है, जैसे कि ये तुम्हारी क्लास स्टैटिक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कहना यहाँ पर क्या है कि इनर क्लास ऑब्जेक्ट is not strongly depend on outer class object। ठीक है, मतलब इसका कहना ये है कि लेट सपोज अगर इनर क्लास के अंदर ये तुम्हारी इनर क्लास स्टैटिक बनी हुई है लेट सपोज, और इस स्टैटिक इनर क्लास के अंदर लेट सपोज कोई m1 नाम का ये मेथड बना है। ठीक है, अगर मान लो इस स्टैटिक इनर क्लास के अंदर कोई m1 नाम का मेथड बना है, तो तुम डायरेक्टली इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस m1 मेथड को कॉल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम पहले आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाओ, फिर इनर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर m1 मेथड को कॉल करो। अगर तुम्हारी इनर क्लास स्टैटिक है तो तुम डायरेक्टली ऐसे ही कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ थी यहाँ पर। तो अब ये चीज़ होती कैसे है? तो ये चीज़ होती कैसे है? देखो, वो ये ऐसे होती है। सीधा हम लोग कोड में चलेंगे और इसको करके देखेंगे। हमने सीधा यहाँ पर क्या करा, एक लेट सपोज हम इसी प्रोग्राम में कर लेते हैं, या चलो नया बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक और क्लास बनाई जिसका नाम रखा test7। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एक हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे आउटर, उसके बाद एक क्लास बनाएंगे इनर। ठीक है, हम तुमको पुरानी चीज़ें जो है करके दोबारा दिखा रहे हैं। सबसे पहले पुराने कोड को एक कमेंट कर दो, नहीं तो क्या होगा, ये चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी थोड़ी, क्योंकि ये क्लास को हम दोबारा बना नहीं सकते हैं क्रिएट, क्योंकि आउटर क्लास आई गेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, आउटर क्लास शायद ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अगर आउटर क्लास का कोई कोड होगा तो उसको, हाँ ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लो तुम्हारी इनर क्लास स्टैटिक नहीं है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई m1 मेथड लिखा हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर m1 मेथड लिखा हुआ है और अगर हम तुमको कह दें कि m1 मेथड को एक्सेस करके दिखाओ, तो तुम अगर ऐसे लिखते हो न्यू इनर डॉट m1, इस तरीके से नहीं हो पाएगा पॉसिबल। मतलब तुमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद तुमने m1 मेथड को कॉल कर लिया, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनर क्लास जो है वो तुम्हारी स्टैटिक नहीं है, और अगर तुम्हारी इनर क्लास स्टैटिक नहीं है तो वो डिपेंड करती है आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट पे। मतलब तुम्हें पहले आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, फिर तुम एक्सेस कर पाओगे। इस केस में अगर रन करोगे तो m1 कॉल हो गया। अब बात हो रही है, ये तो चलो बात हो गई तुम्हारी उसकी, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब अगर तुम्हारी इनर क्लास स्टैटिक है, मान लो स्टैटिक है, तो क्या होगा, अगर स्टैटिक है तो तुम्हें कोड में कोई चेंज, अगर तुम्हारी इनर क्लास स्टैटिक है तो उस केस में क्या होगा, तुम कैसे कॉल करोगे। यहाँ पर देखो, हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले आउटर को पकड़ेंगे, आउटर को पकड़ने के बाद हम इनर को पकड़ेंगे इस तरीके से, आउटर डॉट इनर। उसके बाद हम इनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आउटर डॉट इनर इस तरीके से, और फिर जा करके हम m1 को कॉल करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आई होगी। चीज़ क्या समझ में आई होगी कि तुमने पहले आउटर और इनर डॉट m1 ऐसे भी कर सकते हो कॉल। देखो दो तरीके हैं, ये तुम्हारा वे 1 है, ठीक है,
और ये तुम्हारा वे 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने सिर्फ आउटर क्लास को रेफर करके इनर क्लास को पकड़ा है। हमने यहाँ पर आउटर क्लास का यूज़ करते हुए इनर क्लास को पकड़ा, उसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया इनर क्लास का आई, ठीक है, और उसके बाद हमने आई डॉट m1 कॉल किया। अब लोग कहेंगे कि हमने आउटर डॉट क्यों लिख रखा है, क्योंकि भाई देखो जो इनर क्लास है वो जेवीएम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तुम्हें जेवीएम को बताना पड़ेगा कि तुम्हारी आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास पड़ी हुई है। इसलिए हमने जेवीएम को बोला कि भाई आउटर डॉट इनर, मतलब आउटर क्लास जो है वो इनर क्लास के अंदर पड़ी हुई है, और फिर हमने ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया। फिर उसके बाद हमने लिखा न्यू आउटर डॉट इनर, मतलब भाई तुम ऑब्जेक्ट बनाओ किसका। अगर हम यहाँ पर खाली ऐसे लिख देते हैं ये, तो इस केस में आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन हमें आउटर का नहीं बनाना है, हमको बोलना है कि आउटर के अंदर घुसो और घुसने के बाद इनर का ऑब्जेक्ट बना दो, मतलब आउटर के अंदर इनर पड़ी उसका ऑब्जेक्ट बना दो। इनर का ऑब्जेक्ट बन गया, आई डॉट m1 हमने कॉल किया, m1 कॉल हो गया। ये था वे 1। अब अगर लेट सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड पर रेफरेंस स्टोर नहीं करते हैं इनर क्लास का, कोई दिक्कत नहीं, रेफरेंस मत स्टोर करो। तुमने यहाँ पर क्या लिखा, न्यू, मतलब ऑब्जेक्ट तुम बनाने जा रहे हो, किसका बनाने जा रहे हो, इनर क्लास का। इनर क्लास कहाँ पर है, आउटर क्लास के अंदर, तो तुमने लिखा आउटर डॉट इनर, और फिर m1 को तुमने कॉल कर लिया। तो इस केस में तुम्हारा m1 कॉल्ड 2 बार आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आई हो कि अगर तुम्हारी इनर क्लास स्टैटिक है तो तुम्हें उस केस में इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं, इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, अपनी स्टैटिक इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, और आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात आती है हमारी कि क्लास इनसाइड क्लास। तो यार ये देखो सिंपल सी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास के अंदर क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करने वाले हैं। क्लास के अंदर क्लास हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। अब बात आती है इंटरफेस इनसाइड क्लास, ठीक है। तो इंटरफेस इनसाइड क्लास की बात आती है, तो इसके लिए हम एक और पहले बना लेते हैं टेस्ट 9 या टेस्ट 8, ठीक है। इंटरफेस इनसाइड क्लास, अब हमने मान लो एक इंटरफेस बनाया, क्लास बनाई मान लो टेस्ट, ठीक है, क्लास बनाई मान लो हमने टेस्ट, और उस टेस्ट क्लास के अंदर हमने इंटरफेस बना दिया इंटरफ, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमने लग रखा है मेन मेथड, इस तरह से। देखो क्या बोल रहा है, विदाउट एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज ये तुम्हारी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर लेट सपोज ये तुम्हारा MCA डिपार्टमेंट है, ये तुम्हारा BE का डिपार्टमेंट है, और ये तुम्हारा मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है। अगर लेट सपोज इस यूनिवर्सिटी को हम बम से उड़ा दें तो क्या ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करेंगे, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो भी उड़ जाएंगे, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, देखो बम से उड़ाने वाली बात नहीं है, बम वाली ये छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट एग्जिस्ट तभी करेंगे जब यूनिवर्सिटी होगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तो डिपार्टमेंट्स आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी का कोई नाम ही नहीं, यूनिवर्सिटी का कोई अता पता ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस ऑलरेडी हो, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटी, ठीक है। डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब वो यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस वहाँ पर हो। उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या कर रखा है कि क्लास के अंदर एक इंटरफेस बना रखा है, ठीक है। अब लेट सपोज इसका यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, हम लोग वही एग्जांपल लेके चलते हैं सेम। हमने यहाँ पर एक व्हीकल टाइप की क्लास बना ली, व्हीकल टाइप की क्लास बना ली, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है 2 इंटरफेस हैं, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पर इंटरफेस है कौन सा, व्हीकल टाइप का। एक हमारे पास यहाँ पर इंटरफेस है व्हीकल, और उसके अंदर यहाँ पर एक मेथड बना हुआ है गेट नंबर ऑफ व्हील्स का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इस इनर क्लास का हमने इनर क्लास बनाई, ठीक है। मतलब देखो तुम्हारी व्हीकल टाइप जो है वो क्या है, आउटर क्लास। आउटर क्लास के अंदर क्या बना है, ऐसे लिख लेते हैं, चलो आउटर व्हीकल क्लास, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारी यहाँ पर एक ये आउटर व्हीकल क्लास बनी है, व्हीकल क्लास, हाँ ठीक है, व्हीकल टाइप। एक तुम्हारी आउटर व्हीकल टाइप बनी है क्लास, कैसी क्लास है, आउटर क्लास। इस आउटर क्लास के अंदर क्या बना हुआ है, एक इंटरफेस, ठीक है। अब इसी आउटर क्लास के अंदर जो है एक तुम्हारी बनी हुई है इनर
बस इनर बस क्लास, ठीक है। और इसी तुम्हारी आउटर क्लास के अंदर एक और क्लास बनी हुई है, इनर कार क्लास, ठीक है। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग अभी तक किसी भी इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट करते थे तो वो हमारी क्लास जो है इंडिपेंडेंट होती थी, मतलब क्लास हमारी बाहर होती थी, ठीक है। अगर हम ये एग्जांपल पूरा हटा दें, लेट सपोज 2 सेकंड के लिए सपोज करो कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक इंटरफेस होता था, लेट सपोज तुम्हारे पास इंटरफेस होता था व्हीकल, ठीक है। उसके अंदर बना होता था तुम्हारे पास INT गेट नंबर ऑफ व्हील्स करके मेथड, ठीक है। और तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास एक कार क्लास आई और उसने इम्प्लीमेंट कर लिया व्हीकल को, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते थे और यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा दी किसकी, गेट नंबर ऑफ व्हील्स मेथड की। हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इतना पूरा कि एक इंटरफेस है और एक क्लास है, इसको हमने क्या कर रखा है, पूरे इस कॉन्सेप्ट में रिप्लेस कर रखा है। मतलब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था उसको हम ले आए एक आउटर क्लास के अंदर, ठीक है, अंदर पैक कर दिया। मतलब देखो कॉन्सेप्ट वही है, तुम्हारे पास एक इंटरफेस है और एक तुम्हारे पास क्लास है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को तुमने किस में कर दिया, देखो मल्टीपल भी हो सकता है ना। देखो कार क्लास थी, तुम्हारे पास यहाँ पर बस क्लास हो गई। हम लोग पहले ऐसा करते थे ना, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, पता ही होगी, हम लोग ऐसा करते थे व्हीकल, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है इसको ऐड एंड इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक इंटरफेस था व्हीकल, कार क्लास ने इंप्लीमेंट करा व्हीकल को अपने हिसाब से और ओवरराइड कर लिया गेट नंबर ऑफ व्हील्स को। ऐसे ही बस क्लास ने इंप्लीमेंट किया व्हीकल को अपने हिसाब से और ओवरराइड कर लिया गेट नंबर ऑफ व्हील्स को, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसी कॉन्सेप्ट को, पूरे कॉन्सेप्ट को ये हम क्लास के अंदर ले आए तो वो तुम्हारा क्या बन जाता है, वो तुम्हारा ये एग्जाम्पल बन जाता है जो अभी हमने लिखा था। देखो तुम्हारे पास इंटरफेस था, तुम्हारे पास एक इनर क्लास है ये, और एक और तुम्हारे पास इनर क्लास है कार टाइप की और ये बस टाइप की, दो हैं, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर तुमने इम्प्लीमेंट कर लिया व्हीकल को, ठीक है। इसी तरीके से तुमने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर लिया व्हीकल को, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ तुमने ओवरराइड करा के लिख दिया बस के पास व्हीकल्स होते हैं लेट सपोज 8, ठीक है। और तुम्हारे पास कार के पास व्हीकल होते हैं लेट सपोज 4, ठीक है, 4 हो गए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 4 हो गए, ठीक है। अब अगर मान लो हम तुमसे कह दें, कि तुम्हें इनर बस क्लास को एक्सेस करके उसका गेट नंबर ऑफ व्हील्स मेथड को कॉल करना है, कैसे करोगे। सबसे पहले एक्सेस करेंगे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आउटर व्हील टाइप, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनर बस क्लास का, उसके बाद गेट नंबर ऑफ व्हील्स को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट हम लोग एक प्रिंट एलन के अंदर स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया। तो देखो यहाँ पर क्या किया, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन के अंदर हमने आउटर व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इनर व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया इनर क्लास का, उसके बाद गेट नंबर ऑफ व्हील्स को कॉल किया। तो यहाँ पर हमारे पास 8 लिख करके ऐसे आ गया, ठीक है। अब लेट सपोज हम ये कहते हैं कि हमें किसका बनाना है ऑब्जेक्ट, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें गेट नंबर ऑफ व्हील्स को एक्सेस करना है। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, डायरेक्टली हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके, मतलब इस इनर बस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके गेट नंबर ऑफ व्हील्स को एक्सेस क्यों नहीं करा। वो इसलिए नहीं करा क्योंकि तुम्हारी ये जो क्लास है वो स्टैटिक नहीं है। अब लेट सपोज तुम्हारी इस क्लास को हम स्टैटिक बना देते हैं, हमने स्टैटिक बना दिया इनर क्लास को, ठीक है। ये वाली जो इनर क्लास है कार क्लास को इसको स्टैटिक बना दिया। अब इस केस में हमें आउटर व्हीकल टाइप क्लास के ऑब्जेक्ट की बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे भाई आउटर व्हीकल टाइप को पकड़ो, उसके बाद इनर कार क्लास को पकड़ो, ठीक है। इनर क्लास के इसको पकड़ लिया, उसके बाद यहाँ पर तुमने, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं स्टोर करेंगे, हमने सीधा लिखा, हमने लिखा न्यू ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, किसका बनाने जा रहे हैं, इनर कार क्लास का, लेकिन हमें आउटर का नहीं बनाना, आउटर व्हीकल टाइप का नहीं बनाना। तो हम बोलेंगे भाई आउटर व्हीकल टाइप के अंदर घुसो, उसके बाद इनर कार क्लास के अंदर घुसो, आउटर व्हीकल टाइप के अंदर घुसो, एक सेकेंड, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू आउटर व्हीकल टाइप,
डॉट, एक सेकेंड, यहाँ पर आउटर व्हीकल टाइप डॉट ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। न्यू आउटर व्हीकल टाइप मतलब पकड़ा हमने क्लास, उसके बाद हमने बोला कि इनर व्हीकल इनर कार क्लास जो है तुम्हारी, इसको पकड़ो और गेट नंबर ऑफ व्हील्स को एक्सेस कर लो, गेट नंबर ऑफ व्हील्स को एक्सेस कर लो। ठीक है, अब इस टोटल चीज़ को तुम्हें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब समझ में तुम लोगों को दोनों पिक्चर क्लियर हो गई होंगी। अगर तुम्हारी इनर क्लास स्टैटिक नहीं है तो तुम्हें पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम्हें इनर क्लास का बनाना पड़ेगा, फिर तुम मेथड को एक्सेस करोगे। अगर तुम्हारी इनर क्लास स्टैटिक है तो तुम क्या करोगे, सीधा घुस जाओगे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इनर क्लास का। अब देखो दोनों लाइन में फ़र्क क्या है। अगर तुम न्यू आउटर व्हीकल टाइप लिखते हो और यहाँ पर पेरेंथिसिस नहीं लगाते, यहाँ पर कर्व ब्रैकेट नहीं लगाते हो, तो तुम्हारा इनर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। देखो यहाँ पर तुम्हारे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना, सिर्फ तुमने आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इनर क्लास के अंदर घुस गए। ठीक है, और इनर क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा आता है इंटरफेस इनसाइड एन इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर इंटरफेस कैसे बनाते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस कैसे बनाते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर कोई एक यहाँ पर एक क्लास बना ली, लेट सपोज टेस्ट बना ली। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक इंटरफेस बना रखा है, इंटरफेस आउटर, उसके बाद इंटरफेस इनर, इस तरह से। ठीक है, इंटरफेस आउटर और इंटरफेस इनर। इंटरफेस आउटर के अंदर एक मेथड है m1 और इंटरफेस इनर के अंदर एक मेथड है m2। ठीक है, ये चीज़ है इंटरफेस आउटर इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो हम यहाँ पर इसको कमेंट कर देंगे। अब ये सही हो गया। तो देखो एक इंटरफेस आउटर है, इस आउटर इंटरफेस के अंदर एक m1 मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। इस आउटर इंटरफेस के अंदर एक इनर इंटरफेस है जो कि तुम्हारा इनर इंटरफेस है एक, और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है m2। ठीक है, अब लेट सपोज हम ये चाहते हैं कि इस आउटर इंटरफेस के अंदर तुम इस इनर क्लास के इम्प्लीमेंटेशन की मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दो। तो कैसे दोगे, तुम रेफर कर सकते हो कि इम्प्लीमेंट हमें करना है, लेकिन किसको करना है, आउटर इंटरफेस के अंदर जो इनर इंटरफेस है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से तुमने यहाँ पर ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड किया, और यहाँ पर तुमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर m2 कॉल्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर m2 कॉल हो गया। मतलब यहाँ पर हमने करा क्या, इंटरफेस के अंदर एक इंटरफेस था। ठीक है, हमने बोला कि हमें आउटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। अगर हमें आउटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता तो यहाँ पर हमें m1 मेथड की बॉडी प्रोवाइड करानी पड़ती। ठीक है, लेकिन हमने बोला कि अगर हमें देखो आउटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता तो हमें m1 मेथड की बॉडी प्रोवाइड करानी होती है। हमने m1 मेथड की बॉडी इस तरीके से प्रोवाइड करा दी। ठीक है, m1 मेथड की हमने बॉडी इस तरीके से प्रोवाइड करा दी, और लेट सपोज हमने यहाँ पर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के m1 मेथड को कॉल भी कर लिया। यहाँ पर हमें पहले मेन मेथड बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के m1 को कॉल भी कर लिया। ठीक है, m1 को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया, तो तुम्हारा m1 कॉल हो गया। लेकिन अब मेरा कहना ये है कि हमें आउटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमें इनर को करना है, मतलब m2 मेथड की बॉडी प्रोवाइड करानी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, सिंपल आउटर डॉट इनर, मतलब आउटर इंटरफेस के अंदर जो इनर इंटरफेस है उसकी इंप्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने यहाँ पर m2 लिख दिया और इधर भी चेंज कर दिया m2, और यहाँ पर हम m2 को कॉल कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, m2 कॉल्ड। ठीक है, तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स तुम लोगों को समझ में आए होंगे। अगर ये एग्जाम्पल्स समझ में आए हैं और अगर थोड़ी सी वीडियो अगर तुम लोगों को लग रही है कॉम्प्लेक्स, तो ये लास्ट की 2-3 वीडियो को एक बार दोबारा तुम लोग देख लो। सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, समझ में आने चाहिए। एक बार वीडियो दोबारा देखोगे तो पक्के से बात है कि एग्जाम्पल तुम लोगों को समझ में आएंगे।
ठीक है। अब इसी के साथ हमारी इनर क्लास की सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। और आई होप ये तुम लोगों को इनर क्लास की सीरीज़ समझ में आई होगी। अगर ये सीरीज़ समझ में आई है इनर क्लास की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी इनर क्लास की। मिलते हैं एक नेक्स्ट नई सीरीज़ के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।